मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत। आशीष वर्मा। और फाइनली आशीष, हमने वो 8 दिन से 150 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे, 11,150 से 11,700। आज उस रेंज को ब्रेक करने के बाद आज भैया देखिए कि आप रोज बोलते हैं ट्रेडिंग का बाजार है तो लेकिन उस रेंज को ब्रेक करके हमने ऊपरी स्तर पे नया हाई बनाया है फिर से। तो अब आपका कन्विक्शन आता है कि अब फिर से मोमेंटम शुरू हो गया, कि अभी भी आप यही कहोगे कि ट्रेडिंग का बाजार है? नहीं, तो ट्रेडिंग के बाजार में भी बायसनेस तो अपवर्ड थी हर दिन, क्योंकि कभी ये नहीं बोला कि इस बाजार में सेल करें, हमेशा ये था कि गिरावट। हाँ, तो वो मौके नहीं दे रहा ये बाजार। अब ध्यान रखें आज का सेशन क्या हुआ। अभी तक हम लोग जो ब्रॉडली रेंज लेके चल रहे थे 11,550 नीचे की तरफ, 11,500 है ना नीचे की तरफ, और 11,760 और 800 बड़ा। लेवल था और 720 740 वो रेजिस्टेंस जोन। आज क्या हुआ, आज एक तो गैप अप के साथ खुले तो पहला रेजिस्टेंस जो था वो पार होता हुआ नजर आया। इवेंचुअली मोमेंटम स्ट्रांग हुआ और 800 तक के लेवल्स हम छूते हुए नजर आए। 800 के लेवल्स पे अटके हैं, वही रेंज पे जाके अटके हैं, ध्यान रखें हम, क्योंकि 800 के लेवल की अहमियत समझिए। इस सीरीज के कॉल में बहुत तगड़ा बिल्डअप उन लेवल्स के आसपास ओपन इंटरेस्ट का खड़ा हुआ है, तो वो एक अटकने वाला जोन है और वहीं पे जाके इस समय हम पॉज लेते हुए नजर आए। आज दिन के हाईज 810 के आसपास के जोन पे थे और फाइनली 800 के नीचे हम बंद होते हुए नजर आए। पर हैविंग सेड दैट, इसमें कोई इशू है नहीं। ये इलेक्शन रैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है इस मार्केट को, इसमें कोई दो राय नहीं। कल के ट्रेडिंग सेशन में 700 करोड़ रुपए की एफआईआईस की बाइंग होती हुई, और इनफैक्ट आज सुबह ही मैं इन्फॉर्म कर रहा था आप लोगों को कि ये लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन है और 5,800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कर दी है इन 7 ट्रेडिंग सेशंस में। तो वापस लिक्विडिटी का फ्लो इस तरह से स्ट्रांग होता चले जा रहा है। तो लिक्विडिटी का फ्लो स्ट्रांग है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, और ये मार्केट में अभी ये लेवल्स खड़े करना बड़ा मुश्किल काम है लिक्विडिटी फ्लोज के सामने। पर ऑब्वियसली आप मेरे लिए जो बेंचमार्किंग होने वाली है, अब 10,800 के 11,800 पे खड़े हुए हैं, 12,000 एक ऑब्वियस लेवल अब नजर आएगा आपको, क्योंकि अगला बिल्डअप वहां बड़ा स्ट्रांग है। और आज तो इनफैक्ट 12,200 के लेवल्स पे आप देखें पोजीशंस खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। ये सब वो लेवल्स हैं जिसकी बातचीत हुई थी जब इलेक्शन रिलेटेड मोमेंटम शुरुआत हुई थी, तो अब उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, इस मोमेंटम को आपको इनकैश करना पड़ेगा, एंट्री पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, यही कमेंट्री हमेशा रही है। और अभी भी इस लिक्विडिटी फ्लो जितने स्ट्रांग है इलेक्शन में, क्योंकि मैं बाकी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है तेजी कितनी आगे तक ले जाने वाली है, लेकिन जो नियर टर्म मेरे लिए बेंचमार्क्स हैं वो 12,000 और 12,200 की शायद बाजार इवेंचुअली तैयारी करता हुआ नजर आए। तो उस लेवल्स को मद्देनजर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने और इस बाजार में खरीदारी करने का ही मन बनाए। चलो ठीक है, खरीदारी करने का मन बनाया। वो 11,800 का लेवल जो है वो क्रूशियल हो जाएगा, उसके पार हम निकले तो शायद अभी नियर टर्म तो वो एक अटके हैं भी आज, वो नजर भी आ रहा है। अब वो ये बात अलग है कि एक दिन के एक तो दिक्कत ये हो गई, ये छुट्टियों का पीरियड बहुत तगड़ा है, मोमेंटम स्ट्रांग है और ये छुट्टी आ जाती है तो कल वो पॉज हो गया। उसके बाद हम लौट के आएंगे तो फिर 3 दिन की छुट्टी होगी, फिर एक पूरा हफ्ता करेंगे तो उसके बाद फिर 2 दिन हफ्ते छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, तो ये इश्यूज आएंगे। खैर वो अभी आगे की छुट्टी तो बहुत दूर है, लेकिन अभी जो है वो थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में पता नहीं फिर किस हद तक वो मोमेंटम गैप अप सस्टेन करता है नहीं करता है, वो इश्यूज आ जाते हैं। पर ये बाजार तो खरीदारी करने का इसमें कोई दो राय ही नहीं। लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है, पैसा है, चुनावी मोमेंटम है, ये अच्छे खासे अपसाइड अभी भी दिखाने का दम रखता है। तो आप सवाल जवाब अब आप देखिए ना, हाँ ये इसी बात पे याद आया। अब आप देखिए किस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स किस तरह का मूवमेंट दिखा रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक, तो इन सब की स्टॉक्स की रेंज एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही है। आईसीसी ऑलमोस्ट अपना रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास आके खड़ा हो गया है। एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक सब उठाइए, क्या मोमेंटम दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक, आरएल में तेजी, एलएनटी में तेजी, मारुति, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो अब मोमेंटम में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो बल्कि लार्जली लार्ज कैप्स का ही दिन था, मिड कैप स्मॉल कैप तो आज बैक बर्नर में बैठे हुए थे। वही तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो भी रैली को लीड किया दिग्गजों ने लीड किया, स्मॉल कैप तो गायब ही थे। आज तो खैर चलिए ठीक है, लेकिन एक मिड कैप की बात करते हैं। आशीष रेकर पूछ रहे हैं, प्रमोद कदम भी पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी में क्या किया जाए। 300 के रेट पे आशीष के पास पड़े हैं, 165 के रेट पे 300 शेयर। 160 का रेट तो अच्छा है मदरसन सुमी का, अभी आसपास ही है उसकी। तो मदरसन सुमी, अब ध्यान रखें, एक तो डोमेस्टिक हम लोग बात कर रहे थे, ऑटो मूड, ऑटो डिमांड, ऑटो सेंटिमेंट किस तरह से इंप्रूव होने की कगार पे खड़े हुए हैं। सेंटिमेंट सुधर चुके हैं और एक्चुअल डिमांड ट्रैक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 से 2 क्वार्टर्स, कई बार इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर चुका हूं, मैं उसी को मेंटेन करता हूं। 1-2 क्वार्टर्स लगेंगे, हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन मदरसन सुमी जो है वो डोमेस्टिक प्ले नहीं है, उसके साथ साथ वो ग्लोबल एक्सपोजर भी बहुत तगड़ा है। और ग्लोबली जब हम लोग रैली रिस्क ऑन ट्रेड्स लौटते हुए देख रहे हैं तो उम्मीदें जाग रही हैं
कि ये 2020 के इलेक्शन से पहले ट्रम्प साहब इस बात की सहमति बना लेंगे कि इश्यूज पीछे चले जाएं चाइना वाले। ये तो है ही है, वो वोक्सवैगन के जो हाँ सेल्स भैया थे, उन्होंने बिल्कुल। कहा। तो अब इसलिए मैं एक एक करके भी आ रहा हूँ। तो ये ट्रेड वॉर, टैरिफ और सिमटने के संकेत जो आते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी तरफ आप जेएलआर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टाटा मोटर्स उछल रहा है, तो और क्या है ये, है ना, ये भी बड़ा क्लाइंटल है इन लोग का। और ऊपर से फोक्सवैगन की जो वरुण बात कर रहे हैं चाइना के लेकर, मार्केट्स को लेकर, ये सब इंडिकेशंस हैं कि अब हालात इंप्रूव होने की कगार पे हैं। मदरसन सुमी की पिटाई का एक बड़ा रीजन समझिए, ये कंपनी के जो मैनेजमेंट साहब हैं, क्या मैं भूल गया, नाम दिमाग से उतर गया, 5-5 साल की गाइडेंस देते हैं और ओवर अचीव करके देते हैं। ऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के साथ बोलते हैं मैं इतना डबल करूंगा, ये करूंगा, हर बार अचीव करा। इस बार जब हांगकांग में या सिंगापुर में कहीं पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अब उसमें जब सर पहुंचे तो उन्होंने मेंशन करा कि इस बार शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो थोड़ा सा मूड बिगाड़ने वाला काम था, क्योंकि बाजार की बेंचमार्किंग वो होती थी, ये कंपनी Q3 के बाद में मेरे ख्याल से वोक्सवैगन का इशू भी उठा था। हाँ, इस तरह के थे। अब मुझे लगता है ये सब प्राइस में है, सबको पता है। और अब मैं हालात इंप्रूव होने की बात कर रहा हूं, तो मैं अब इस मोमेंटम को राइड करना चाहूंगा। अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री, कोई इशू नहीं है। विवेक चंद्र सहगल साहब, हाँ सहगल साहब, हाँ, दिमाग से नाम उतर जाता तो इरिटेट होने लगता है, नाम आ गया फाइनली, मैं रखूंगा इसको। आप इसको राइड कर सकते हैं आराम से। मेरे ख्याल से ये भी टाटा मोटर्स की तरह लेग ऑफ रैलीज दिखाएगा। हाँ, ये टाटा मोटर्स की तो खैर कहानी अलग है। अब टाटा मोटर्स में आप लेवल भी मत पूछिएगा अगले सवाल में, किसी को नहीं पता कितनी तेजी दिखा सकता है वो। इस स्टॉक के रैली को राइड करना है, बस राइड करेंगे और कुछ कर नहीं सकते। सुमी को भी आप राइड कीजिए। अगला सवाल है आईसीआईसीआई बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या है। कपिल सिंह पूछ रहे हैं कि वरुण सर आईसीआईसीआई बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब गोल्डमैन की बात है तो 492 का टारगेट नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अभी वो आज 3% के आसपास उछाल के बाद वही अटकता हुआ नजर आया था, क्योंकि 409 या 406 उसके अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हैं। उन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा नर्वसी आ रहा है, पर ये इवेंचुअली एक बार उन लेवल्स को ब्रीच करता हुआ नजर आया तो बहुत लाइकली स्क्रीन पे नजर आएगा आपको बहुत इजीली कि 430 से 460 के जोन पे जाने की तैयारी कर रहा है। गोल्डमैन का तो ऑलमोस्ट 500 का टारगेट है, वो जब इवेंचुअली आएगा तो आएगा। ये बात ध्यान रखिए, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक अभी भी बहुत सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। एक तरह से सरकारी बैंक जैसे वैल्यूएशन ये बैंक आज भी कमांड करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप फॉरवर्ड देखेंगे आप तो, इसीलिए इन स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसीलिए कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स अब वापस रडार पे आ रहे हैं। और ये स्टॉक्स में अगर हैं तो आपको मोमेंटम को राइड करना है सर, कोई इशू नहीं है। और इस समय ये जो मोमेंटम पकड़ा है वो टेक्निकली भी मुझे लगता है, आज मैं किरण से भी बात कर रहा था, किरण के टारगेट में भूल गया, लेकिन मेरे ख्याल से 460 तक के इवेंचुअली है। तो मैं पहला पड़ाव 430 435 का मानता हूँ और इवेंचुअली फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ 50-60 तक के जोन की तैयारी हो सकती है। चलिए ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। अब सुजीत अधिकारी पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स पे, पीसी ज्वेलर, स्पाइस जेट पे क्या टारगेट कितना होगा? पीसी ज्वेलर आप जानबूझ के रोज उठाते हैं। अरे 20-20% रोज चलता है। 80% चल चुका है इस अप्रैल में खाली। 8 ट्रेडिंग सेशंस कैलकुलेट कर रहा था, 80%। अब इसका करेंगे साहब, शॉर्ट्स तो अभी भी बहुत सिस्टम में, तो ये तो अगर इस तरह का मोमेंटम दिखाएगा ये शॉर्ट्स करते जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास है तो आप तो लकी हैं सर, बहुत तगड़े मुनाफे पे बैठे होंगे, रोज मुनाफा देख रहे होंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करें, इसका कोई दूसरा जवाब है नहीं मेरे पास। और ये अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग ना तो इस पे शॉर्ट्स तो बहुत है, वो स्क्वीज होंगे तो ये और रैली तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। डबल हो जाएगा, डबल तो हो ही गया। अब वो पता नहीं कहां तक जाएगा, इसलिए मेरे बस का नहीं है। हाँ, स्पाइस जेट एयरवेज की दिक्कतें हैं। अब ये क्या वो सारा जूस ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, पता नहीं मुझे। अगर ये जेट एयरवेज की दिक्कतें और एक्सपैंड होनी है, अगर ये लिक्विडिटी नहीं आनी है, अगर ये कोई बायर नहीं मिलना है, जेट एयरवेज ठप पड़ना है, तो इस देश का एविएशन मार्केट का लैंडस्केप बदलने वाला है। हम और आपकी दिक्कतें बढ़नी है और इन कंपनीज का फायदा बहुत होना है। तो ये बात ध्यान रखें सबसे पहली चीज। अगर ऐसा होना है तो ये स्पाइसेज और इंडिगो ने तो अभी तक कुछ फैक्टर इन नहीं करा है। और अगर ये हालात सुधरने हैं तो वो तो ट्रेडिंग, हाँ बताइए 11% मार्केट शेयर है स्पाइस जेट का। अब 11% मार्केट शेयर ये दोनों खा भी लेंगे तो कितना मिलेगा? कौन खा लेगा? नहीं, जेट का तो मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ ना, बीच में प्लेन चल रहा था। अच्छा। जेट तो 1/4 के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करता था एक टाइम पे। इंटरग्लोब एविएशन के पास 50% था। 50% के आसपास। अब खाली वो जो स्लॉट्स होते हैं वो मिलना है ना, आपको कन्वीनियंट टाइम से फ्लाइट उड़ाने का, जेट के सारे बेस सारे वो सब खाली होने हैं। तो ये तो बहुत गेम चेंजर होने वाला है। प्राइसिंग अभी से आपने एस्केलेशन होता हुआ देखा है। स्पाइस जेट सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे है, जिसकी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा है, ऑल टाइम परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जाने लगा है, तो है तो सब स्वीट स्पॉट में। पर मेरे लिए ये इशू है कि मुझे ये नहीं पता कि जेट के रेजोल्यूशन में आज शाम की बैठक में क्या निकल के आएगा, या आज नहीं हुआ तो कल सुबह क्या करने वाले हैं वो रोज। हाँ, तो ये जितनी दिक्कतें आती जा रही है उतना इनका फायदा होता जा रहा है। तो मेरे पास अगर स्पाइस जेट है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसे राइड करना चाहिए, क्योंकि आप फंडामेंटल्स के अहेड भागने लगे स्टॉक, क्योंकि कच्चा तेल तभी 71 पे बैठा हुआ है। लेकिन ये कोई डोमेस्टिक डायनेमिक्स
है इसलिए उछाल है। तो अगर जेट का रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है तो ये और तूल पकड़ेगा। पर यहाँ पे अगर कुछ हो गया, बैंक ने इंटरिम फंडिंग कर दी, नया बयान अभी आया तो ये फिर कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अभी तो राइड करें सर। और वो जैसे पीसी ज्वेलर के लिए था, इस केस में भी स्टॉप लॉस लगा के चलें। अगर आपने पोर्टफोलियो लाइक नहीं और ट्रेडिंग बेट के लिए लिया तो स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर रखना था तो रखें। फिर तो मुझे लगता है अभी तो ये स्टॉक और अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। ओके, यहाँ एक अखिलेश, मैं उनका पूरा नाम भूल गया, वो पूछ रहे थे बाटा पे 1141 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि 1141 की बाइंग है? नहीं, 1430 रोज नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाता है सर ये। और वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स में से ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो गजब का मूवमेंट आना शुरू हुआ है। बाटा को रखें सर, और ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आपकी तो बाइंग लेवल भी बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है स्टॉक के साथ। इसे रखें, और अभी प्रेशर वैसे आए तो भी घबराए ना। अभी से तो मेरे को लगता है पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर ऐसे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है तो 300-400 रुपए का मुनाफा हो रहा है सर, निकल लें। फिर वो इलेक्शन के बाद मार्केट, अब ये बड़ा सवाल सबके जहन में होना चाहिए कि इलेक्शन रिलेटेड रैली और मोमेंटम तो बिल्कुल ठीक, इलेक्शन के बाद क्या? दो चीजें हो सकती हैं, या तो बड़ा करेक्शन आएगा, या फिर फंडामेंटल्स कैचअप करते हुए नजर आए, सब तस्वीर बदलती हुई नजर आए, और फर्दर लेग हो सकता है इस रैली का। तो ये तो बाइनरी है, 0 या 1 के बीच में आंसर है, तो बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं दीपक मोहिरे का। ये पॉलीकैप पे पूछे शॉर्ट टर्म टारगेट लेके। शॉर्ट टर्म था तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लगाया तो सर, तो आप 20-21-22% ऊपर गए तो आपको मुनाफा बांधना चाहिए सर। पर पॉलीकैप रखूंगा मैं। आप लकी हैं कि आपको माल मिला है। अगर आपको आईपीओ में सब्सक्राइब करा था और आईपीओ में माल मिला है तो ये लकी है, और मुझे लगता है रखना चाहिए। अभी भी ये कंपनी डोमिनेट करती है वायर्स और केबल्स के मार्केट को इस देश में, और अभी तो बहुत छोटा धंधा है वो FMEG का, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का। अभी 700-800-900 करोड़ रुपए के आसपास का धंधा है इनका, इस कंपनी का। और जो कंपनी चला रहे हैं आजकल वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के पूर्व MD रह चुके हैं, जिन्होंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का ही धंधा खड़ा करा था। तो मुझे लगता है इवेंचुअली स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये पोर्टफोलियो होल्डिंग है अगर आपके पास आईपीओ का भाव में पड़ा हुआ है तो। और अगर आपने फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नियर टर्म के लिए लिया था तो 22% ऊपर है ना सर। फिर क्या चाहिए? एक दिन में वो 6 दिन हुए पैसे लगाए हुए, आपको 22% मिल गए। 22% ऊपर लिया होगा नहीं, अगर तो फिर तो आपने फिर लॉजिकली लिया 22% ऊपर है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बेट करा है, क्योंकि मैंने आईपीओ प्राइस के ऊपर 22% ऊपर लिया है। तो मैं कोई बुराई नहीं है, मैं तो कहता हूँ लेना है, लेकिन लेना है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सर, इसमें कोई इलाज नहीं है। ओके चलिए ठीक है, अगला कंपनी अच्छी है। ओके ओके ओके, अब अगला सवाल मैं एक पढ़ रहा था कि IDFC फर्स्ट बैंक क्या करना चाहिए, सुशील कुमार पूछ रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक हम लोग कुछ समय पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी देखना है, सुनना है लोगों की, तो वैल्यूएशन महंगे है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो अभी फंडामेंटल तो पिकअप हुए नहीं है। अभी तो बैंक अपने पैर जमा रहा है, अभी तो ब्रांचेस नेटवर्क लगा रहा है। अभी तो बॉम्बे में जगह जगह अब स्प्रिंग अप होने लगे हैं, बोर्ड और ब्रांचेस दिखना शुरू हुई हैं। तो उस लिहाज से तो महंगा है। तो नियर टर्म में तो फिर ये आपके लिए मुश्किल वाला है। पर IDFC फर्स्ट बैंक में मेरे ख्याल से जो भी दाव लगा रहा है वो एटलीस्ट 3 से 5 साल को राइड करने को तैयार होना चाहिए, तभी स्टॉक में दाव लगाना है। तब तो इस बैंक का ट्रैक्शन, तब तो ए वैद्यनाथन साहब जिनके जो MD और CEO बने हैं उनके जलवे वो सब तब नजर आएंगे, तब रिफ्लेक्ट होंगे भाव में। तो 3-5 साल का टाइम होराइजन देना जरूरी है सर। नियर टर्म में तो आप वरुण रोज सुबह आपको ब्रोकरेज सुना देते हैं, आज महंगे बोलते हैं क्या? इससे पहले भी महंगे बोले सबने। तो भाव के लिए आते तो महंगा, इसमें कोई इलाज ही नहीं है। पर वो लॉन्ग टर्म के लिए आज से होगा, 3-5 साल का, तब अट्रैक्टिव है। अदरवाइज फिर छोड़ दें स्टॉक को। ओके चलिए, स्टॉक को छोड़ दे, बेटर रहेगा। चलिए आशीष अब विदा लेते हैं, काफी समय हो भी गया, काफी सवाल। वो लक्स पे सवाल नहीं आया। लक्स पे क्या हुआ है? लक्स में पता नहीं, वो एक सवाल लेके कोई आया क्या? पहले आया तो वो एक्चुअली में पीछे चला गया, वापस आगे आ गया तो निकल गया। क्या हुआ था लक्स में? आज स्टॉक चला भी नहीं था, फ्लैट था। लेकिन ये शालू बताएंगे। शालू, वो लक्स में क्या हुआ आप बताएंगे आप आगे? अच्छा, ये कुछ स्पेशल कुछ करके आई है, ऐसा कुछ है? पता नहीं, मैं पढ़ रहा था वो वेस्ट जो होती है ना, हाँ, आप जो बनियाइन पहनते हैं वो खुशबू वाली बनियाइन इस कंपनी ने लॉन्च करी। ऐसे ही है ना शालू? हाँ, इशारा कर रही है। हाँ, तो खुशबू वाली बनियाइन है, तो आप बनियाइन पहन के आपको डिओड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप बनियाइन में घूमेंगे, इनबिल्ट खुशबू आएगी आपके पास से, तो आपकी एक दिक्कत जो है ना खत्म होती हुई नजर आएगी। शालू ये स्टोरी बहुत जल्दी आवाज पे बताएगी, राइट? चैट मिलने वाला है क्या जल्दी? वो कुछ बोल नहीं रही है। हाँ है। चलिए ठीक है, तो उस स्टोरी का इंतजार होगा, और कैसी रहेगी वो वेस्ट, वो हाँ, मुझे देखना है खुशबू कैसी। अच्छा, खुशबू में भी चॉइस है क्या कि जैस्मिन, ये मिंट, ऐसा है क्या? कुछ बोल नहीं रही है वो। ठीक है, तो जब आएगा तब टीवी पे देखेंगे हम लोग, और अब मैनेजमेंट बुलाएंगे तो समझेंगे है क्या जरा। चलिए, खुशबू वाली वेस्ट, तो इससे क्या क्या स्मेल छुपती है, कैसे छुपती है, ये इंटरेस्टिंग होगा। एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, देखेंगे। हाँ, एक्साइटिंग प्रोडक्ट तो है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप विदा लेते हैं आपसे। सी यू, बाय बाय, नमस्कार। कल आपके साथ कल नहीं। अच्छा, आप जुड़ेंगे क्या?
मैं नहीं जुड़ूंगा। क्यों, आप कहाँ मैं हैं? जा रहा हूँ। ये छुट्टी पे निकल रहे हैं, तो अब परसों मैं ही शायद अकेला मिलूंगा या किसी न किसी को ढूंढ के लाऊंगा, तो आपके साथ फिर बातचीत होगी। चलिए, तब तक के लिए बाय। सी यू।